हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक पर हरित क्रांति के बारे में। दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। हरित क्रांति वो क्रांति थी जिसने कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव किया, जिसकी वजह से कृषि के उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, इस क्रांति की जो शुरुआत है वो 1940 के दशक में हुई थी और 1960 से 1980 के दशक तक इसका असर रहा था। ये जो क्रांति थी इसमें नॉर्मन बोरलॉग की एक अहम भूमिका थी, इसलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और इसी वजह से 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये तो हुआ अब तक का बेसिक नॉलेज। अब हम बात करेंगे कि आखिर हरित क्रांति थी क्या। तो देखो, यहाँ पर हरित का मतलब है हरा और क्रांति का मीन तो आप सब जानते ही हो। क्रांति मीन्स ग्रोथ होना, मतलब विकास होना। ग्रोथ होना, विस्तार होना, विकास होना तक तो सही है, लेकिन जब बात आती है क्रांति की तो मतलब होता है कि तेजी से विकास होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरित शब्द है वो कृषि के लिए यूज किया गया है। तो देखो, ये जो बात है, ये जो क्रांति, ये उस समय की है जब हमारा देश जो था वो नया नया आजाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों से। तो देखो क्या था कि 1943 में भारत विश्व में सबसे ज्यादा खाद्य संकट से पीड़ित देश था। क्योंकि क्या हुआ था कि बंगाल में जब अकाल पड़ा तो उस वजह से पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए थे। हालांकि 1947 में आजादी के बाद सरकार ने कृषि के विस्तार पर जोर भी दिया, लेकिन देश की जो जनसंख्या थी वो अनाज उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कठोर कार्यवाही करने की जरूरत पर बल दिया। बस यही वजह थी कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो देखो क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा जो देश था ना वो एकदम खाली सा हो गया था। अब ऐसे में जो जनता थी उसकी 75% जनता कृषि में यानी खेती में लगी हुई थी। मतलब 75% लोग खेती किया करते थे, और वो भी पुरानी टेक्निक के साथ। इस वजह से क्या था कि जो उत्पादन था कृषि का वो बहुत ही कम हुआ करता था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि कृषि जो थी वो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हुआ करती थी। अगर बारिश अच्छी हो जाती तो फसल भी अच्छी हो जाती, और अगर बारिश नहीं होती तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता था। मतलब खेत जो थे वो पूरी तरह से सूख जाया करते थे। बस यही वजह थी कि गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो किसानों के हक में हो, और फिर लाया गया हरित क्रांति को। क्योंकि ये तो हमारी गवर्नमेंट भी मानती थी कि किसान जो होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब इस क्रांति का जो पहला चरण था वो शुरू हुआ था 1960 से 70 के दशक में, यानी करीब 10 सालों का ये चरण था। अब 1960 में क्या हुआ था कि हमारे देश की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि उसमें अकाल की स्थिति बनने लगी थी। अब जब अकाल की स्थिति बनने लगी तब भारत सरकार ने क्या किया कि विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए, क्योंकि इन बीजों का उपयोग खाद्य उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। मतलब क्या था कि ये जो बीज हुआ करते थे ना, ये उत्पादन बहुत ज्यादा किया करते थे, और इसी वजह से इन्हें उच्च उत्पादकता किस्में यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV कहा जाता था। अब हर किसी को मींस हर किसान को इन्हीं बीजों का उपयोग करना था। लेकिन ये जो टेक्निक थी ये सबसे पहले यानी 1960 से 1963 के बीच देश के कुछ ही राज्यों में अपनाई गई, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और फिर इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब IADP के नाम से जाना गया। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले इन्हीं राज्यों में क्यों अपनाई गई ये व्यवस्था? क्योंकि यहाँ पर अच्छी सिंचाई और कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध थी, और यही वजह थी कि ये जो राज्य थे ये हरित क्रांति का लाभ उठाने और तेजी से विकास करने में सफल रहे। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि पंजाब से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब ये जो प्रोग्राम था ये पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी वजह से पूरे भारत में हरित क्रांति को औपचारिक रूप में अपनाया गया। तो मतलब अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति मुख्य रूप से देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई एक नीति थी, जिसके जरिए अनाज उगाने के लिए जो पारंपरिक बीज हुआ करते थे उनकी जगह पर अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। अब ये जो HYVS के बीज थे इनमें सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत हुआ करती थी, और इसके साथ साथ ही फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक और कीटनाशक की भी। अब आप लोग ये जानना चाहोगे कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर क्या होता है। तो ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें पौधों के बढ़ने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व होता है, जिसका यूज फसलों की जो पैदावार होती है ना उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर मिट्टी में या फिर पत्तियों पर छिड़क कर किया जाता है, और कीटनाशक कीटों को मारने के लिए किया जाता है।
और ये भी एक तरह का रसायन ही होता है जिसका उपयोग मेनली फसलों पर किया जाता है। वैसे इसका उपयोग कई बहुत सारी जगहों पर भी किया जाता है, जैसे घर, बगीचे, औद्योगिक इमारतों और वेक्टर कंट्रोल करने के लिए। तो अब यहाँ पर कीटनाशक और उर्वरक क्या होते हैं इसके बारे में हमें अच्छे से पता चल गया। लेकिन अब जो HYBS के बीज थे, इनमें सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसलिए सरकार ने इनकी पूर्ति के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया और फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देना शुरू किया। स्टार्टिंग में HYBS का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत में अनाज उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी। अब ये जो हरित क्रांति थी, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभावों की। तो पहला सकारात्मक प्रभाव था फसल उत्पादन में वृद्धि। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, जिसकी वजह से भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हुआ। और इसके साथ साथ ही हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की ज्यादा उपज देने वाली जो किस्में थी, उनके जरिए फसल क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। दूसरा सकारात्मक प्रभाव है खाद्यान्न आयात में कमी। अब भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पुल में पर्याप्त भंडार हो गया था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने भी लगा था। तीसरा सकारात्मक प्रभाव है किसानों को लाभ। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होने लगी। इसके साथ साथ ही औद्योगिक विकास में भी हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग जैसे अलग अलग प्रकार की मशीनों की मांग बढ़ने लगी। और इसके साथ साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की मांग में भी वृद्धि हुई। और लास्ट में चौथा सकारात्मक प्रभाव है ग्रामीण रोजगार। बहुत ज्यादा फसल और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल में भी वृद्धि हुई। हरित क्रांति से न केवल कृषि मजदूरों के लिए बल्कि औद्योगिक मजदूरों के लिए कारखानों, पनबिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं के निर्माण होने से रोजगार के अवसर मिलने लगे। तो ये तो थे सकारात्मक प्रभाव। अब हम बात करेंगे नकारात्मक प्रभावों के बारे में। पहला नकारात्मक प्रभाव है गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं। हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इसमें दूसरी तरीके की जो फसलें थी, जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से दूर थी। और दूसरा नकारात्मक प्रभाव था HYBP का सीमित कवरेज, क्योंकि ज्यादा उत्पादन देने वाला ये जो कार्यक्रम था यानी HYBP, वो केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और मक्का तक ही सीमित था। इसलिए गैर खाद्यान्नों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। तो इस तरीके से हरित क्रांति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभाव पड़े। लेकिन लास्ट में अब यही कहा जा सकता है कि हरित क्रांति कई विकासशील देशों, खासकर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक